हेलो क्लास 10th। आज मैं आपको चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहा हूँ। तो हम सारे के सारे बच्चे आज अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है और क्या इसमें यूज होगा इस सभी को मैं आज आपको समझाऊंगा। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी एक्सरसाइज 1.2 निकाल लो और शुरू करते हैं अपनी क्लास। ओके, देखो बच्चों, तो यह है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। हम इन्हें अगर हिंदी में बोले तो ये होती है आपकी वास्तविक संख्या। ओके जी, आपने जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये तो फिलहाल आपने अपनी पहली एक्सरसाइज में समझ ही रखा है। हम 1.2 एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले आप लोग मुझको ये बताओ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हमें हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो कौन बताएगा, बताओ बच्चों, क्या होती है प्राइम नंबर्स। जी बिल्कुल सही, ऐसे नंबर्स जो वन के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं हम उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब इनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और एक खुद वही संख्या, वही नंबर। ओके, तो मतलब प्राइम नंबर्स क्या हुए, प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर हुए जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब हैविंग टू फैक्टर्स, मतलब केवल दो गुणनखंड होंगे। कौन कौन से, वन एंड इटसेल्फ, एक और वह खुद स्वयं। ठीक है जी, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या क्या होंगे, टू, टू किसके टेबल में आता है, टू खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। थ्री, वन और थ्री, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, चलते जाएंगे। तो ये आपके क्या हुए, प्राइम नंबर्स। सभी बच्चों को आया ना समझ में कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और सिर्फ वन के टेबल में आते हैं। और याद रखना हमेशा कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो हमारा 2 होता है, और 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है। बाकी आप किसी भी प्राइम नंबर की बात करेंगे वो सब ऑड है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। सभी बच्चों को इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब आगे आगे आप मुझको ये बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर इन्हें आप क्या बोलोगे, भाज्य संख्या। हम इन्हें हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब बात आती है प्राइम नंबर्स, तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर हो गया और वो क्या कहते हैं, एक हो गया, वन हो गया, सिर्फ दो ही। कंपोजिट नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। आगे बात समझ में, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके एक से दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल बस ये याद रखोगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से अधिक गुणनखंड। ओके जी बच्चों, आगे बात समझ में, तो ऐसी संख्या जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन हो गया और वही नंबर हो गया खुद, तो उसको हम बोल देंगे प्राइम नंबर। और ऐसी संख्या जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताए। क्यों बताए अभी मैं आपको बताता हूं। आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया ना कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके जी बच्चों,
आगे देखो फिर आगे जो हमारा टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज 1.2 में जो यूज होगा टॉपिक ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है हमारा थ्योरम? है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिखा होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये थ्योरम क्या है? ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये थ्योरम आपसे कहती है कि एवरी प्राइम नंबर कैन बी written into the product of composite नंबर। ओके जी, क्या है ये थ्योरम? क्या कहती है आपसे? ये आपसे कहती है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या के रूप में एवरी कंपोजिट नंबर, थोड़ा सा गलती हो गया, इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ओके जी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, ये आपको क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, जो भी मर्जी है वो अभाज्य भाज्य संख्या ले लो आप, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख के दिखा सकते हैं। मतलब कोई भी अगर कंपोजिट नंबर मैं आपको दूं, कोई भी भाज्य संख्या दूं, तो हम उस अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या के रूप, गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 into 2, डन। और 2 क्या है हमारा? 2 हमारा प्राइम नंबर है। तो देखो हमने 4 को प्राइम नंबर पे लिख दिया। चलो कोई और नंबर ले लो, आप 6 ले लो। 6 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3। ओके, 6 क्या है? 6 आपका कंपोजिट नंबर है और हमने लिख दिया 2 into 3। अब हमारे 2 और 3 क्या है? 2 और 3 हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमने इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। कोई भी ले लो बच्चों, कोई भी नंबर। 10 है, 10 को क्या लिख सकते हो? 2 into 5 ले सकते हो। अगर आप 100 की बात करो तो क्या लिख सकते हो? 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करके देखो 100 आ गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कोई भी नंबर लिख लो। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो हमको ये कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। बस ये हमारी है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हिंदी मीडियम में क्या, जो हमारी अंकगणित की आधारभूत परिमेय, ये हमसे कहती है कि हम किसी भी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखकर दिखा सकते हैं। ओके जी बच्चों, क्लियर? तो ये हमारी थ्योरम है। इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 और देखते हैं इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से अपनी एक्सरसाइज 1.2 निकालो, फटाफट जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओके जी, शुरू करें अपनी एक्सरसाइज। चलो जी ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो आपकी एक्सरसाइज जो है पहली फर्स्ट
इसका जो क्वेश्चन है, तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। ओके जी, तो 1.2 एक्सरसाइज, क्लास हमारी 10th, चैप्टर हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें जो नंबर दिए हुए हैं, हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले फर्स्ट है आपके पास 140, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 2 से कर दिया 70, 2 से कर दिया 35, 5 से कर दिया 7, 7 से कर दिया 1, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 7। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, यही हो गया आपका सिंपल सा आंसर। चलो थर्ड वाला करते हैं। ये है आपका 3825, तो यहां पे कर लो 3825। पहले आप इसे 5 से कर दो, 5 7 जा 35, 3 और 2 32 बच गया, 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25, फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 कैरी 15, 5 3 जा 15। अब इसे 3 से कर दो, 5 और 1, फिर 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब इसे सीधा 17 से कर दो 1। तो क्या आ गया आपका आंसर, सबसे पहले 3 2 टाइम्स, 5 भी 2 टाइम्स और 17, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 7429। आप इसको कैसे करेंगे, सेम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 7 4 और 2 9, 7 4 2 9 को सॉल्व करते हैं जरा। तो देखो कैसे करोगे 7 4 2 9 को, 7 4 2 9। देखो सबसे पहले किसके टेबल में आ रहा है, 2 में आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा। इसको हम ऐसा करते हैं, देखो किसी से नहीं आ रहा, सारे प्राइम नंबर यूज करो। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे, देखो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से जाएगा नहीं। 5 के बाद क्या आता है, 9 9 भी नहीं होता, 7 7 से देखो, 7 से भी नहीं जा रहा है। अब आप उसके बाद सीधा चलो 11 पे, 11 से भी नहीं जाएगा, किसी से नहीं जा रहा। आप इसको सीधा करके देखते हैं, किससे, इसे करते हैं हम 17 से। ओके जी, 17 क्या होगा, 17 4 जा क्या हो गया आपके पास 68। आप इसे डिवाइड कर लो, यहां पर 7 4 2 9 को 17 से कर दो, तो 17 4 जा कितना हो गया आपका 64। अब कितना बच गया 6 2, 17 3 जा कितना होता है बच्चों 15 1 होता है, 1 1 9 हो गया, और 17 7 जा क्या हो जाएगा आपका 1 1 9 हो जाएगा। तो आपने 7 से किया तो ये हो गया 437। अब 17 के बाद उस देखो किस नंबर से जाएगा आपका, 17 के बाद देखो 17 के बाद 19 आता है, 19 से करके देख लो डिवाइड, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 437 को 19 से करो, 19 2 जा 38, 5 7 तो हो रहा है, 9 3 जा 57, तो ये आ गया आपका 23। और 23 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, वो खुद ही एक भाज्य संख्या है, तो आपका क्या क्या आ गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, और ये हो गए आपके आंसर। तो आपने देखा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। आपने क्या करना है, इसके जो हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, आपको इन्हें ना रिप्रेजेंट करना है इन नंबरों को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आपने क्या करना है, इनका जो एलसीएम है, आप इस एलसीएम को लोगे और उसमें सिर्फ प्राइम नंबर यूज करना है, सिर्फ अभाज्य संख्या यूज करनी है और कोई नंबर यूज नहीं करना, आपको अपने आप ही आराम से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 5 पार्ट है आपके, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट करा दिया है। अब जो 2 पार्ट बचे उन्हें आप खुद करना और देखना कि आपको समझ में आए कि नहीं आए। ओके जी, हो जाएगा ना सभी से। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे अब आपको जो ये 2 नंबर दिए हैं, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ बोल रहे हैं वेरीफाई करो एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखो कैसे करेंगे आप लोग, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे
और इसका उठाते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 26 और 91। हमें इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, पहले आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 26 से किया 13 2 जा 26, 2 से कर दिया 1, खत्म हो गया। अब आप 91 का कर लो, तो 13 से किया तो 13 7 जा 91, 7 से कर दिया 1। तो अब देखो आप यू लिखो 26 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 × 13, और 91 को क्या लिख सकते हो आप 13 7 × 13। अब सबसे पहले बात आती है आपके पास HCF की। HCF किस किस का, 26 और 91 का। जब भी हमें HCF निकालना पड़ता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सार्क गुणनखंड, ठीक है। हिंदी में इसको महत्तव समापवर्तक और या फिर मासा भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HCF भी बोलते हैं। देखो बेटा, इनमें देखो कि क्या कॉमन है, इसमें भी देखो 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब जब हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम अगर हमें निकालना है 26 और 91 का, तो देखो क्या करना है, जो कॉमन है इसे तो आपने एक ही बार लेना है, ठीक है। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है उसको आपने सिर्फ 1 टाइम लिखना है। तो 13 दोनों में कॉमन है, हमने 1 टाइम लिख दिया। अब यहां पे क्या बच गया हमारा 2, और यहां पे क्या बच गया है 7। तो ये हो गया आपका 13 × 14, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो। 13 4 जा कितना होता है आपके पास 52 का 2 और 5 कैरी, 13 1 जा 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 182। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। जांच देखो कैसे करोगे जांच, एलसीएम इंटू HCF किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ क्या है हमारा 13। अब इन दोनों की बात करें, हमारे नंबर क्या क्या थे 26 × 91। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 182 है, 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा या 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, और 2 8 1, ये हो गया 6 6 3 और 2, तो ये कितना आ गया 2336। अब यहाँ पे आ जाओ, तो कैसे करोगे, 91 को 26 से करो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 6 6 3 2। तो आपने क्या देखा, दोनों चीजें बराबर आ गई ना। अगर आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है, मतलब अगर हमारे एलसीएम और एचसीएफ सही हो रही है, तो ये हमेशा वेरीफाई होगा। तो हमारा देखो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2366, और हमारा दोनों नंबरों का प्रोडक्ट भी क्या है, सेम आ रहा है, दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारा सवाल पूरा का पूरा सही है। आया सभी बच्चों को समझ में? चलो एक और करते हैं, देखते हैं सभी को आपको और अच्छे से आ जाए समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सेकंड पार्ट, ओके। यहां पे हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ 5 किसका 510 510 का और 92 92 का। हमें इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे आप सभी बच्चे, सेम मेथड, आप 510 के फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसे आप 3 से कर दो, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15,
अब आप इसे 5 से कर दो तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब आप इसे 17 से कर दो तो 1 96 2, तो आप इसे 2 से करोगे तो 46। अब आप फिर इसे 2 से करोगे तो 23, 23 से कर दोगे तो सिर्फ आपका डायरेक्ट 1। तो 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2 3 5 और 17। और हमारी 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, दोनों निकाल लिए। अब बात आती है सबसे पहले HCF 510 और 92। तो देखो दोनों में जो चीज कॉमन है, तो क्या कॉमन है इसमें, ओनली 2। अब बारी आती है एलसीएम की, 510 और 92 का एलसीएम। तो मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। अब इसमें से क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। यहां से ये बच गए तो ये लिख दिए, और यहां पे ये बच गए तो हमने ये लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 17 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 510 इनटू में ये कितना हो गया बच्चों, 46। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो 551 को 46 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6 का 6, 6 5 जा 30, और 4 1 जा 4, और 4 5 जा आपका 20, 6 4 3 2। तो ये आ गया आपका 2 3 4 6, और ये 0 यहां पे लिख दो। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन, वेरीफाई मतलब अब हम जांच करेंगे कि देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखो क्या है फॉर्मूला हमारा, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओके जी, तो एलसीएम, हमारा एलसीएम क्या है, 2 3 4 6 0, और एचसीएफ क्या है 2। नंबर्स क्या क्या है, 510 मल्टीप्लाई 92। क्लियर, यहां पे कर लो मल्टीप्लाई तो 0, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। एलसीएम हो गया। अब यहां पे करके देख लो, तो आप 51 को 92 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4, तो 4 6 9 2 और ये 0 लगा दिया। तो आपने क्या देखा कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया है, बराबर हो गया है। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, हमारा ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। ओके जी, आया सभी बच्चों को समझ में। अब इस वाले हमारे जो पार्ट का थर्ड पार्ट बचा है वो आप अपने आप करना और देखना कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, आपका आंसर सही आता है कि नहीं आएगा। सबका आंसर सही आएगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें सेम यही काम करना है। यहां पर भी हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी निकाले हमने, और करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, चलते हैं फर्स्ट वाले पर। आपके पास 12 15 और 21 है, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले 12 का कर दो, 2 से कर दिया 6, 2 से कर दिया 3, 3 से कर दिया 1, लो जी 12 का काम हो गया। अब 15 का कर दो, 2 से कर, वो 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से कर दिया 3 5 जा 15, 5 से कर दिया 1, और यहाँ पे 21 का भी कर दो, 3 से कर दिया 7, 7 से कर दिया 1,
आप 12 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3। आप 15 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 7। अब पहले बात आती है HCF की, 12, 15 और 21। देखो तीनों में ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में आ रहा हो। अब 2 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, 3 सब में आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 3। ओके जी, HCF में कोई टेंशन नहीं है आपको बस कॉमन देखना है। अगर 3 नंबर दिए तो 3 में कॉमन देखना है, 2 दिए हैं तो दोनों में कॉमन आना चाहिए, 4 है तो चारों में कॉमन आना चाहिए HCF। और अब आती है LCM की बारी। तो LCM हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो कैसे करना है LCM को, LCM पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो इसमें क्या करना है, पहले जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार लिखोगे आप। तो देखो तीनों में 3 आ रहा है, आप देखो दो दो में कुछ कॉमन है तो कुछ भी नहीं है ऐसा कॉमन। तो आप देखो यहाँ पे क्या बच गया आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया, और यहाँ पे क्या, 7। ओके जी, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140, 143 जा 420। तो योर LCM इज 420। हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा, लासा आएगा, वो 420 है, और जो HCF है वो हमारा क्या है, 3 है। हो गया जी हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन। वेरीफाई कुछ करना नहीं है इसके अंदर, सीधा हमें सिर्फ LCM और HCF फाइंड करना है। क्लियर? अब चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें 17 का, 23 का और 29 का HCF फाइंड करना है। तो आपने बिल्कुल सेम मेथड यूज करना है। 17 तो 17 तो हमारा इसी में ही आएगा, ये सारे हमारे प्राइम नंबर है। 23 भी 1 में ही हो गया, और अगर 29 की करें तो 29 भी 1 में ही आ गया। तो लो हमारा 17 हम कैसे लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई 1। 23 को कैसे लिख सकते हो आप, 23 मल्टीप्लाई 1। 29 को कैसे लिख सकते हो, 29 मल्टीप्लाई 1। तो सबसे पहले बात आती है HCF की। तो HCF तीनों में क्या कॉमन है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, 1 ही आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 1। और LCM की अगर हम बात करें तो इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 29। अब आप इसे अपना नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे करोगे। 17 3 जा 51 का 1, 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 39 मल्टीप्लाई 29। तो अब आप अपने 39 को 391 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी, 9 3 जा 27 और 8 कितना हो गया आपका 35। 2 से कर दोगे तो 2, 2 9 जा 18 का 8 1, 2 3 जा 6 और एक 7, 9 3 3 1 कैरी और 11। तो हमारा HCF क्या, LCM क्या हो गया, 11,339, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके जी बच्चों, तो आप सभी बच्चों को दोनों के दोनों पार्ट समझ में आ गए, अच्छे से समझ में आ गए ना। इस तरीके से आप इसका जो थर्ड पार्ट बन रहा है, जिसके अंदर आपको 8 9 और 25 का LCM और HCF निकालना है, वो आपने खुद करना है, ताकि आपको भी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? ओके जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी आ सकता है। यहां पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में LCM 306 और 657 इज इक्वल टू है 9। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 306 306 और 657 657 का जो LCM है वो क्या है, 9 है। आपको HCF बताना है 306। अच्छा जी, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, HCF आपको दे रखा है, आपने LCM बताना है कि इन दोनों का LCM क्या होगा।
तो आपने सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करना है, क्या? यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों संख्याओं का गुणनफल। सही है बच्चों? अच्छा देखो, एलसीएम वो हमें निकालना है, तो यहां पे एलसीएम ही रहने दो। एचसीएफ कितना है? 9 है। और हमारी दोनों संख्या क्या है? 306 इंटू में 657। तो आप क्या करो, इसको इधर भेज दो। एलसीएम हो गया 3606 इंटू में 657 अपॉन में 9। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। 34 मल्टीप्लाई 657। तो आप कैसे कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दो। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 जा 28 का 8 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी, 24 और 26, 3 7 जा 21 का 1 2, 3 5 जा 15 और 2 17 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19। ये कितना हो गया? 8 3 7 6 13 1 कैरी 2 2। तो आपका आंसर आ गया 2 2 3 3 और 8 एंड दिस इज योर एलसीएम। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना है? 22,338। 22,338 आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बिल्कुल, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। रट लो इस फॉर्मूले को कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लघुत्तम समावर्तक गुणा में महत्तम समावर्तक इज इक्वल टू दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ओके जी, क्लियर, सिंपल है। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, आप अपनी बुक में देखो। ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये आपसे बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि 6 की पावर जो n हमें दे रखा है, n की क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिसके लिए जो हमारा एक्सपेंशन है, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होगी, उसके एंड में क्या आ जाए? 0। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके पास 6 की पावर n लिखा है। अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखूं तो मेरा क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो कितना हो जाएगा? 36। और अगर मैं n की जगह 3 रख दूं तो कितना हो गया? 216। तो आपसे ये यही पूछ रहा है कि क्या ऐसी n की कोई वैल्यू है जिसके लिए लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो देखो इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए आना आपको एक मेथड याद रखना है। वो बात ये, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 आता है तो आप हमेशा याद रखना उसका 2 और 5 हमेशा फैक्टर होता है। ठीक है, अगर किसी का फैक्टर 2 और 5 होगा तो वो नंबर हमेशा 0 पे एंड करेगा, गारंटीड है, पक्का है। और अगर किसी का फैक्टर 2 और 5 नहीं है, दोनों होना बहुत जरूरी है, दोनों बहुत कंपलसरी है। अगर फैक्टर में 2 और 5 में से दोनों में से कोई एक है तो वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। 0 पे खत्म होने के लिए उसके अंदर 2 और 5 का होना बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। तो बस आपने इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। तो देखो क्या करोगे आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 की पावर जो n है, 6 हमारा किस किस का फैक्टर होता है? 2 और 3 का। तो यहाँ पे 2 तो फैक्टर है मगर 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे कि इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n एंड्स विद 0 then 5 must be its common factor, but 5 is not
its factor, therefore there is no possible value of n for which 6 की पावर n ends with 0। ठीक है, क्या लिख दिया आपने कि अगर n की किसी भी वैल्यू के लिए हमारी जो एक्सपेंशन है 6 की पावर n अगर ये 0 पे खत्म होता है तो 5 इसका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसलिए n की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद 0। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखोगे, यदि n के किसी मान के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है तो 5 इसका गुणनखंड होगा। परंतु 5 इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए n का कोई मान नहीं है जिसके लिए छः की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। ओके जी, तो आप इस तरीके से अपना रीजन लिख देंगे। अब देखो बच्चों, याद रखना, अगर सपोज करो 5 इसमें आ जाए तो फिर आप देखना है 2 है कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो 2 नहीं है, तो आप अपने रीजन को क्या लिख दोगे कि 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने मेरी बात इसको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड करती है तो उसके अंदर 5 और 2 उसके दो कॉमन फैक्टर जरूर होंगे, अदरवाइज वो कभी भी कोई भी संख्या कोई भी नंबर 0 पे एंड कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर आ गया समझ में। तो ये वाला जो हमारा 5th पार्ट है थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी बच्चों, ओके जी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अपने 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है 6th क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6th, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कर रहा है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, दो नंबर दिए हैं। फर्स्ट नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और एक और नंबर है, हमें ये बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ये कह रहा है वाई, क्यों कंपोजिट नंबर है। तो आप मुझको ये बताओ, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं, जिसके दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं। तो आपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो। अगर इसके दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर है, और अगर इसके दो से कम फैक्टर आ रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसने तो हमसे पूछा है कि व्हाई दे आर कंपोजिट नंबर, तो आपने क्या करना है, आप इसे नॉर्मली सिंप्लीफाई करो। तो किस तरीके से करोगे सिंप्लीफाई, 13 कॉमन ले लिया आपने, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 78। आप इसे सिंप्लीफाई कर दोगे, 78 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 23 और 78 4 11 कैरी कर दिया 0। तो आपका सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई 1014। अब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है जी बच्चों, आपने 2 से किया, 2 5 जा 10 0 और 7। अब आपने इसे 3 से कर दिया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27।
अब आप इसे 13 से कर देंगे तो 13, अगेन 13 से कर दिया तो आपका क्या आ गया 1। मतलब जो हमारा 1014 है ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर है ये 1 के टेबल में भी आ रहा है और 1014 के भी टेबल में आ रहा है, उसके साथ ही साथ ये 2 में भी आ रहा है, ये 3 में भी आ रहा है, ये 13 में भी आ रहा है, 2 3 6 में भी आ रहा है, 13 3 39 में भी आ रहा है। मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप अपना सीधा लिखो कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या लिख दोगे आप इसका आंसर, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। होगी आगे बात समझ में बच्चों। अब बिल्कुल ऐसे ही आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। पहले आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई कर लो तो ऐसे ही इसके फैक्टर दिखा देना। तो अगर आपके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन आप देखोगे कि उसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो कर लेंगे सारे के सारे बच्चे अपना सेकंड वाला पार्ट। ओके जी, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेत के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को उस वृत्ताकार पथ, उस सर्कुलर फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, टाइम टेकन बाय सोनिया। तो कितने लेती है, 18 मिनट। सोनिया द्वारा लिया गया समय। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट लगते हैं। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। और रवि इसी फील्ड का चक्कर 12 मिनट में लगा देता है। तो टाइम टेकन बाय रवि, रवि द्वारा लिया गया समय। तो रवि कितना समय लेता है, रवि लेता है 12 मिनट्स और सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। इन दोनों ने एक ही पॉइंट से भागना शुरू किया था। मतलब जब इन्होंने राउंड लगाना शुरू किया था तो उन्होंने एक ही पॉइंट से लेना शुरू किया था एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि कितने मिनट के बाद ये दोनों वापस उसी पॉइंट पे मिलेंगे आकर। ओके जी, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो आपने याद रखना है कि जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उन सभी का आपने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 का क्या हो गया, 2 9 हो गया। फिर आपने 3 से कर दिया तो 3, और 3 से कर दिया तो 1, और फिर आप 12 पे आ जाओगे। 2 से कर दिया 6, फिर 2 से कर दिया 3, और फिर 3 से कर दिया 1। आप 18 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और हमें निकालना है एलसीएम। तो क्या होगा एलसीएम, देखो ये दो इसमें कॉमन है,
2 लिख दिया, 3 भी कॉमन है 3 लिख दिया, यहां से क्या बच गया 3 और यहां से क्या बच गया आपका 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो ये आ गया हमारा 36 मिनट। क्या आ गया 36 मिनट। इसका मतलब है कि जब रवि और सोनिया ने स्टार्ट किया था राउंड लगाना, तो उसके बाद 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस उसी पॉइंट पे आकर क्या होंगे, मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा कि सोनिया एंड रवि मीट ईच अदर एट सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। सोनिया और रवि अपने उसी शुरू के प्रारंभिक बिंदु पे दोबारा 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ओके जी बच्चों, तो ये आपका आ गया। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो आप इसके लिए याद रखना। अगर कितने भी आ जाए ऐसे सवाल, जब भी आए 3 4, तो आपने उन सबका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो आज मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज 1.2 कराई। आप सभी क्वेश्चनों को दोबारा से करेंगे और जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहे हैं उन क्वेश्चनों को भी करेंगे, ताकि आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से हो जाए। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा और वो भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तब तक आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से पूरा कर लेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, बाय बाय।